सिर्फ इसी चीज की वजह से लोग बोलते हैं कि इसकी मेंटेनेंस बहुत ज्यादा हाई है। अब आप बोलेंगे कि कितनी हाई है इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट, तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं इसका। हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू मोटर प्लैनेट। आपने काफी सारे लोगों से बात सुनी होगी कि अगर आप एक बार फॉक्सवैगन या स्कोडा इन दोनों में से कोई भी ब्रांड की कार यूज कर ले, तो उन कार्स को यूज करने के बाद इन फ्यूचर अगर आप कोई और कार परचेज करने की भी सोचें, तो आप इन दोनों ब्रांड्स के अलावा कोई और ब्रांड की कार लेने का सोचेंगे भी नहीं। एंड इस बात से मैं कंप्लीटली एग्री करता हूं, क्योंकि मेरी फॉक्सवैगन पोलो को हो चुके हैं अभी तक 5 इयर्स। एंड अब जब मेरे फादर ने सोचा कि हम एक और कार लेंगे एंड उन्होंने मुझसे पूछा कि अब कौन सी कार लेनी चाहिए, तो मैंने उन्हें स्कोडा रैपिड लेने का रिकमेंड किया। मतलब कि गाइस ये बात बिल्कुल सही है कि इन कार्स की जो परफॉर्मेंस है, स्टेबिलिटी है, बिल्ड क्वालिटी है, ये स्कोडा एंड फॉक्सवैगन की कार्स को बाकी कार से बिल्कुल अलग बनाती है। बट वहीं गाइस इन कार्स को लेने के कुछ डीमेरिट्स भी हैं, या फिर मैं यूं कहूंगा कि इन कार्स में कुछ कॉन्स भी हैं, जो कि आपको तभी पता लग सकता है जब इसे आप लॉन्ग टर्म से यूज कर रहे हो। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे फॉक्सवैगन एंड स्कोडा की कार्स की ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स जो इनके ओनर्स ही फेस करते हैं। एंड आई एम श्योर बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आप ये खुद डिसाइड कर पाएंगे कि आपको फॉक्सवैगन या स्कोडा की कार्स कंसीडर करनी है या फिर नहीं। सो गाइस जो सबसे पहले प्रॉब्लम इन कार्स में देखी गई है वो है इनकी आफ्टर सेल सर्विस एंड इनके स्पेयर पार्ट्स की अवेलेबिलिटी। एंड मुझे नहीं लगता कि इस बात से कोई भी डिनाई कर पाएगा कि फॉक्सवैगन एंड स्कोडा के जो सर्विस सेंटर्स है उनका नेटवर्क इंडिया में इतना ज्यादा अच्छा नहीं है जितना कि आपको इन्हीं के सेगमेंट्स की दूसरे ब्रांड्स ऑफर करते हैं। ऑल्दो वो आपके एरिया पे भी डिपेंड कर सकता है कि आपके एरिया की आफ्टर सेल सर्विस कैसी है। फॉर एग्जांपल अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं तो काफी हद तक ये पॉसिबिलिटी है कि आपको अच्छे सर्विस सेंटर मिले इसके, जैसा कि मेरा अभी तक का एक्सपीरियंस रहा है। जैसे मेरे घर से फॉक्सवैगन का शोरूम सिर्फ 3 से 4 किलोमीटर दूर है, तो मुझे आज तक सर्विस सेंटर के रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम हुई नहीं। एंड अगर स्कोडा की भी बात करें तो मेरे घर से स्कोडा का शोरूम भी ज्यादा दूर नहीं है। आप में से काफी सारे लोगों ने नोएडा में ब्राइट स्कोडा का नाम सुना होगा। मेरे जो भी फ्रेंड्स हैं जिनके पास स्कोडा रैपिड है वो ब्राइट स्कोडा से ही सर्विस कराते हैं एंड उनका भी एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा है। इसलिए अभी तक तो मुझे सर्विस सेंटर के रिगार्डिंग कोई खास प्रॉब्लम नहीं आई है। बट वहीं गाइस ये प्रॉब्लम उन लोगों के लिए काफी ज्यादा बड़ी हो जाती है जिनके घर से फॉक्सवैगन या स्कोडा का जो सर्विस सेंटर है वो काफी ज्यादा दूरी पे है, क्योंकि पहले तो इनके सर्विस सेंटर जो है वो आपको इतनी जल्दी मिलेंगे नहीं। दूसरा अगर मिल भी जाए तो ये बात काफी सारे लोग डिनाई नहीं कर पाएंगे कि स्कोडा एंड फॉक्सवैगन दोनों की आफ्टर सेल सर्विस ज्यादा अच्छी नहीं है। एंड ये आपके टोटली डीलर या सर्विस सेंटर पे डिपेंड कर सकता है कि आपकी सर्विस कैसी रहेगी गाड़ियों की। अब ये तो इस सर्विस सेंटर के नेटवर्क की बात, जो हो सकता है आपके एरिया में अच्छा भी हो सकता है या फिर बुरा भी हो सकता है। बट दूसरी जो प्रॉब्लम आती है इसमें वो है इनके स्पेयर पार्ट्स की अवेलेबिलिटी। मतलब कि अगर आप सर्विस सेंटर का विजिट भी करते हैं किसी वजह से, बट इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आपको अगर अपनी कार का कोई स्पेयर पार्ट चाहिए तो उसकी इजीली अवेलेबिलिटी हो जाएगी। आपको हो सकता है आपको काफी सारे चक्कर लगाने पड़े सर्विस सेंटर के, क्योंकि इनकी जो स्पेयर पार्ट्स है वो इतनी जल्दी अवेलेबल नहीं होते मार्केट में। 90% चांस होता है कि अगर आपका स्पेयर पार्ट कोई हैवी है तो आपको 1 से 2 वीक तक वेट करना पड़ सकता है। अब गाइस मेंटेनेंस कॉस्ट एक्चुअल में होती क्या है? मेंटेनेंस कॉस्ट तो हम कह देते हैं कि इन कार्स की महंगी है, बट क्या है मेंटेनेंस कॉस्ट एक्चुअली में? मेंटेनेंस कॉस्ट से मेरा मतलब है कि उसके अंदर 2 कॉस्ट आ जाती हैं। एक जो है वो आती है इसकी सर्विस कॉस्ट एंड दूसरी जो है वो आती है इसके स्पेयर पार्ट्स की रिप्लेसमेंट कॉस्ट। अब सर्विस के बारे में मेरा ये कहना है कि फॉक्सवैगन एंड स्कोडा की कार्स होती है, उनकी जो सर्विस होती है वो हर 1 ईयर या फिर 15,000 किलोमीटर के बाद होती है। यानी कि आज की डेट में अगर आपने पोलो, वेंटो या फिर रैपिड खरीदी तो आपकी जो फर्स्ट सर्विस होने वाली है वो 1 साल बाद या फिर 15,000 किलोमीटर पे होगी। एंड जो इन्हीं के प्राइस रेंज में दूसरी कार्स आती हैं आपको, उनकी जो सर्विस होती है वो होती है 1 ईयर या फिर 10,000 किलोमीटर पे। तो आई एम श्योर आप डिफरेंस समझ रहे होंगे कि इनकी जो सर्विस है वो हो रही है 1 ईयर या फिर 15,000 किलोमीटर पे एंड दूसरी कार्स की सर्विस हो रही है वो हो रही है 1 ईयर एंड 10,000 किलोमीटर पे। मतलब कि फॉक्सवैगन एंड स्कोडा जो है वो आपको 5,000 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलने का मौका दे रही है 1 साल में। यानी कि ये जो कार्स हैं वो डिजाइन की गई है इन्हें ज्यादा से ज्यादा किलोमीटर चलाने के लिए। तो जब आप 15,000 किलोमीटर या 1 ईयर होने के बाद इसकी सर्विस कॉस्ट देखते हैं तो आपको इसकी सर्विस कॉस्ट जो पड़ेगी वो पड़ेगी अराउंड 8 से 10,000 के आसपास। तो मेरे अकॉर्डिंग जो इसकी सर्विस कॉस्ट है वो हाँ थोड़ी हायर साइड तो है, बट साथ साथ जो आपको ये क्वालिटी ऑफर करती है उसमें आप सर्विस कॉस्ट जब इसकी पे करेंगे तो आपको ये बिल्कुल भी फील नहीं होगा कि मैं ज्यादा अमाउंट दे रहा हूँ। इन अ नटशल जो इसकी सर्विस कॉस्ट है वो इसकी क्वालिटी के हिसाब से रीजनेबल है, ये हमने अभी जान लिया। बट अब हम चलते हैं मेंटेनेंस की दूसरी कॉस्ट पे, जो है इसके स्पेयर पार्ट्स की रिप्लेसमेंट कॉस्ट। तो गाइस आपको यहाँ पे ये चीज ध्यान देनी होगी कि इसकी जो रिपेयर या फिर रिप्लेसमेंट कॉस्ट है वो काफी ज्यादा हाई है दूसरी कार्स के कंपैरिजन में। सिर्फ इसी चीज की वजह से लोग बोलते हैं कि इसकी मेंटेनेंस बहुत ज्यादा हाई है। अब आप बोलेंगे कि कितनी हाई है इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट, तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ इसका। आप यहाँ पे इसका ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल का ऑप्शन देख सकते हैं। तो मैं पहले गाड़ी की स्टार्ट करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कुछ। तो अब मैंने इसे स्टार्ट कर दिया है एंड अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें ऑटो और एसी का बटन यहाँ पे है ना।
तो इसमें मैंने जब ऑटो का बटन दबाया तो ये हो गया एसी ऑन इसका। बट जब मैंने कार खरीदी थी तो उसके 3 इयर्स बाद ये प्रॉब्लम आ गई थी कि मेरा जो ये एसी वाला बटन है ये वर्क ही नहीं कर रहा था, यानी कि ये खराब हो चुका था पूरी तरह से। तो जब ये प्रॉब्लम लेके मैं फॉक्सवैगन के सर्विस सेंटर में पहुंचा तो उन्होंने मुझे बताया कि जो एसी का बटन है वो रिप्लेस नहीं हो सकता, ना ही इसे रिपेयर करा जा सकता है। तो उन्होंने मुझसे बोला कि आपका ये एसी का पैनल ही पूरा चेंज होगा, जिसकी कॉस्ट है अराउंड 40,000 रुपीज। अब गाइस आप ये सोचिए कि इतनी छोटी सी प्रॉब्लम के लिए आप 40,000 रुपीज पे कर रहे हैं। ये किसी भी एंगल से नॉर्मल कार में तो आपको देखने को नहीं मिल सकता। यानी कि ये बात बिल्कुल सच है कि इस कार की जो मेंटेनेंस है वो काफी ज्यादा हैवी है दूसरी कार्स के कंपैरिजन में। ये अलग बात है, बाद में मैंने इस एसी पैनल को सेकंड हैंड परचेज कर लिया था 15,000 रुपीज में, जो कि मैंने कहीं और से खरीदा था, फॉक्सवैगन के सर्विस सेंटर से नहीं खरीदा। ये तो गाइस एक नॉर्मल सा एग्जाम्पल था। इसके अलावा भी और भी स्पेयर पार्ट्स हैं इसके जो काफी ज्यादा महंगे आते हैं दूसरी कार्स के कंपैरिजन में। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आप इन कार्स को परचेज कर रहे हैं तो आप एक्सटेंडेड वारंटी जरूर कराएं इन कार्स में। ओके गाइज, अभी तक हमने बात कर ली इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट और इसकी जो सर्विस अवेलेबिलिटी है उस पे, जो कि आप में से काफी सारे लोग जानते होंगे, आपने ओनर से सुना होगा। बट अब मैं आपको इनकी कुछ ऐसी प्रॉब्लम बताने वाला हूं जो काफी सारे फॉक्सवैगन एंड स्कोडा के जो ओनर्स हैं वो फेस कर चुके हैं या कर रहे हैं। जिनमें से इन कार्स में जो बहुत कॉमन इशू है वो है इनकी मेल फंक्शनिंग लाइट्स का। जैसे कि अभी मैं आपको इसका इग्निशन ऑन करके दिखाता हूँ एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एबीएस की लाइट भी दिख रही है और यहाँ पे आप इंजन की लाइट भी दिख रही है। एंड गाइज इन लाइट्स का मतलब ये होता है कि अगर आपके जैसे एबीएस सेंसर में कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ पे आपके एमआईडी में एबीएस की लाइट ऑन हो जाएगी। उसी तरह अगर आपके इंजन या बैटरी या फिर कोई ईसीयू में प्रॉब्लम आती है तो यहाँ पे दूसरी लाइट्स ऑन हो जाएंगी इसकी। अब जो फॉक्सवैगन एंड स्कोडा स्पेशली पोलो, वेंटो एंड रैपिड में ज्यादातर देखा गया है वो है इसके एबीएस सेंसर की मेल फंक्शनिंग लाइट का ऑन होना। ये बहुत ही कॉमन इशू है। अगर आप पोलो, वेंटो या रैपिड के ओनर भी हैं तो आपको आई एम श्योर इस इशू के बारे में पता होगा। ऑल्दो मैं बताना चाहूंगा कि भगवान की दुआ से मैंने अभी तक ये प्रॉब्लम फेस नहीं की है, बट मेरे काफी सारे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने अपने रैपिड में ये प्रॉब्लम फेस की है एंड मैंने काफी सारे दूसरे यूजर से भी सुना है कि ये प्रॉब्लम जनरली बहुत ही कॉमन है इसमें। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये है कि आपको इसके चारों व्हील्स में एबीएस सेंसर आते हैं, उनमें जब भी कोई इशू होता है या वो रिप्लेसमेंट मांगते हैं तो यहाँ पे आपको एबीएस सेंसर की लाइट जल जाती है। वो चीज जब आप फॉक्सवैगन एंड स्कोडा के शोरूम में जाओगे तभी आपको डायग्नोस हो पाएगी ये प्रॉब्लम कि आपकी अननेसेसरी लाइट जल रही है या फिर रियलिटी में कोई प्रॉब्लम है इसके सेंसर में। एंड अगर आपके सेंसर में कोई प्रॉब्लम आती भी है तो आपके जो सभी व्हील्स में जो एबीएस सेंसर लगे होंगे, इतने छोटे से होते हैं वो एबीएस सेंसर, वो रिप्लेस हो जाएंगे। दूसरी कौन सी मेल फंक्शनिंग लाइट की प्रॉब्लम है इसमें? वो है इसकी इंजन वाली लाइट। और ये प्रॉब्लम मैंने भी खुद फेस की हुई है एंड उसके काफी सारे रीजन है जिसकी वजह से लाइट जल जाती है। बट मेरा जो रीजन था वो था इसकी थ्रोटल बॉडी क्लीनिंग का। इसके जो इंजन के इनटेक के पास थ्रोटल बॉडी होती है इसकी, उसमें कभी कभी क्या होता है कि कार्बन या फिर ऑयल जमा हो जाता है, जिसकी वजह से पिकअप एंड माइलेज में प्रॉब्लम आती है। तो उसे क्लीन करना होता है बस। एंड वही फॉक्सवैगन के सर्विस सेंटर ने डायग्नोस किया एंड अराउंड 1,000 रुपीज लिए थे उन्होंने मुझसे एंड वो प्रॉब्लम उन्होंने सॉल्व कर दी थी। तब से लेकर मुझे अभी तक इसकी कोई भी और मेल फंक्शनिंग लाइट का इशू नहीं आया अभी तक। फिर जो प्रॉब्लम है इसमें जो काफी सारे ओनर फेस कर रहे हैं या फिर आई एम श्योर कर चुके हैं वो है इसके स्टीयरिंग कॉलम की प्रॉब्लम। अब गाइज इसको कभी स्टार्ट करने के बाद, एक मिनट स्टार्ट करके दिखाता हूँ आपको। इसमें अभी देखो आपको स्टीयरिंग कॉलम से कोई भी नॉइज नहीं आ रही है, बट कभी कभी आपको इसमें से ऐसा होता है कि आपको स्टीयरिंग में से इसकी वियर्ड सी नॉइज आती है या फिर वाइब्रेशन होती है पूरी कार में और बहुत ज्यादा वाइब्रेशन होने लग जाती है। बट अगेन गाइज मैं आप कहूंगा कि मैंने ये प्रॉब्लम अभी तक फेस नहीं की है, लेकिन जो ये प्रॉब्लम सबसे ज्यादा देखी गई है वो देखी गई है स्कोडा रैपिड में, जिनमें से काफी सारे ओनर्स ने तो खुद मुझे बताई ये प्रॉब्लम के बारे में, जो है इसकी स्टीयरिंग असेंबली की प्रॉब्लम। एंड अगर आपकी कार वारंटी में है तो ये सर्विस सेंटर वाले खुद रिप्लेस कर देते हैं इसे। थर्ड जो इसकी प्रॉब्लम एक्सपीरियंस मैंने की है वो मैंने सिर्फ पोलो में की है एंड रैपिड में जो मैंने इस प्रॉब्लम के बारे में अभी तक नहीं सुना है। हो सकता है आपने फील किया हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड ये जो प्रॉब्लम है वो है इसके फ्रंट शॉक एब्जॉर्बर की प्रॉब्लम। गाइस जो इन कार्स के सस्पेंशन है वो आई एम श्योर आपने नोटिस किया होगा कि थोड़ा स्टिफर साइड पे इनके सस्पेंशन, मतलब कि जब आप इन्हें बम्पी रोड्स में ड्राइव करेंगे तो आपको हो सकता है इनके जो सस्पेंशन है वो थोड़ा स्टिफ लगे, बट उसे देने के पीछे फॉक्सवैगन ग्रुप का एक बहुत बड़ा रीजन है। अब इनकी जो स्टिफ सस्पेंशन है उसकी वजह से क्या होता है कि बम्पी रोड्स में तो आपको थोड़े झटके महसूस हो सकते हैं, बट जब आप इसे हाईवे पे क्रूज करेंगे, चाहे 130, 140, 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ड्राइव करने से आपको कभी भी ये गाड़ी बाउंसी फील नहीं होगी और आपको इसे चलाने में काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस फील होगा। जैसे कि आजकल तो काफी सारी कार्स आ रही है मार्केट में जो 120 किलोमीटर पर आवर तो आराम से क्रॉस कर लेती हैं, बट जैसे ही वो कार्स 140 के ऊपर हो जाती है तो थोड़ा बाउंसी फील होता है आपको उसमें। एंड वो प्रॉब्लम इन कार्स में आपको फील नहीं होती क्योंकि इनके जो सस्पेंशन है वो काफी ज्यादा स्टिफ है, जिसकी वजह से ये कार हाईवे पे आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस फील करवाएगी। बट वहीं गाइस इस स्टिफ सस्पेंशन की कुछ अच्छाइयां हैं तो इसकी बुराइयां भी है, क्योंकि इन सस्पेंशन की जो स्टड असेंबली है वो आपको हो सकता है 3 से 4 साल के बाद रिप्लेस करवानी पड़े।
ऑल्दो गाइज मैंने इस कार को काफी ज्यादा हिल्स एरिया में भी ले गया हूँ, मैं इस कार को बहुत ही ज्यादा बम्पी रोड्स में भी ड्राइव किया है। जैसे कि हिमालयस में मैं काफी ज्यादा ट्रैवल करता रहता हूँ, क्योंकि मेरा जो होम टाउन है वो उत्तराखंड में है, एंड मैं हिमाचल भी ट्रैवल करता हूँ एंड उत्तराखंड भी ज्यादा ट्रैवल करता हूँ। अभी तो फिलहाल लॉकडाउन की वजह से मैंने ज्यादा ट्रैवल नहीं किया, बट गाइज मैं इसे ऐसी ऐसी जगहों पे ऐसी बम्पी रोड्स में ड्राइव कर चुका हूँ जहां आप एक बार अपनी एसयूवी ले जाने को भी सोचेंगे। इस वजह से मेरे साथ ये प्रॉब्लम आनी ही थी, जो है इसके फ्रंट सस्पेंशन की स्टड असेंबली का रिप्लेसमेंट। एंड वो जो प्रॉब्लम है वो अभी भी इस कार में है, और ये चीज आप इसके फ्रंट शॉक एब्जॉर्बर की वियर्ड सी नॉइज सुन के पता लगा सकते हैं अभी, कि जब आप इसे ड्राइव करेंगे स्पीड ब्रेकर्स में तो आपको एक नॉइज फील होगी इसके फ्रंट शॉक एब्जॉर्बर से। तो जैसे आप समझ जाएंगे कि इसकी जो स्टड असेंबली है वो इसे रिप्लेस करने का वक्त आ चुका है। रही बात रैपिड के ओनर्स की, तो मैंने रैपिड के ओनर से ये ज्यादा प्रॉब्लम नहीं सुनी है। अगर आप रैपिड के ओनर हैं एंड अगर आपने ये प्रॉब्लम फेस की है तो आप प्लीज नीचे दिए कमेंट सेक्शन में बताएं जरूर। गाइस फाइनल वर्डिक्ट तो ये है कि इन कार्स की कुछ अच्छाइयां हैं तो बुराइयां भी हैं, कि अगर आप एक एक्सपीरियंस कार ओनर हैं, यानी कि आपके पास अगर पहले भी कोई कार रह चुकी है एंड अगर आप एक फर्स्ट टाइम कार बायर नहीं है, तो डेफिनेटली आप स्कोडा एंड फॉक्सवैगन की कार्स को कंसीडर कर सकते हैं। बट यही गाइस आप उन लोगों में से जो फर्स्ट टाइम कार परचेज कर रहे हैं एंड आपको इससे पहले कोई एक्सपीरियंस नहीं है कार रखने का, ना उसकी मेंटेनेंस का, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप फॉक्सवैगन एंड स्कोडा की कार्स को ना परचेज करिए। नो डाउट गाइज इस प्राइस रेंज में इन कार्स का कोई और मुकाबला नहीं है। ये गाड़ी आपको अच्छी परफॉर्मेंस भी देती है, अच्छी बिल्ड क्वालिटी भी देती है एंड साथ ही साथ अच्छी स्टेबिलिटी भी देती है आपको हाईवे पे ड्राइव करने की। साथ ही साथ स्कोडा एंड फॉक्सवैगन की कार्स की जो कुछ अच्छाइयां हैं तो बुराइयां भी है। बाकी गाइज मैंने इन कार्स की मेजर प्रॉब्लम्स आपको बता दी। अगर आपको इन इशू से कोई खास फर्क नहीं पड़ा एंड आपको ऐसा लगता है कि आप इन कार्स को मेंटेन कर लेंगे, तो डेफिनेटली गाइज आप कुछ और सोचिए ही मत, आप आंख बंद करके इन कार्स को परचेज कर सकते हैं। ये कार्स आपको टॉप नॉच क्वालिटी भी देगी, आपको बेस्ट इन क्लास परफॉर्मेंस भी देगी, एंड अगर आप एक कार एंथुसियास्ट हैं तो डेफिनेटली आपको ये कार काफी ज्यादा पसंद आने वाली है।